हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से पता चला है कि क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे गए। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिससे वो क्लॉज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो कभी ना छोड़े और एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बना दिया जाए। तो आज के वीडियो को बहुत ही डिटेल से बनाया गया है, तो मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना सके। वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। तो स्टूडेंट, जब भी हमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना होता है तो समझने को आता है क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या है, इसे हम लोग पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कि क्लॉज के बेस पर सेंटेंस कैसे बनता है और फिर समझेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। और साथ ही साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लॉज के सेंटेंस को कैसे हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि क्लॉज होता क्या। तो समझते हैं क्लॉज। क्लॉज CLAUSE क्लॉज, इस क्लॉज का अपने आप में एक मीनिंग होता है। क्लॉज क्या है, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब आप कहोगे कि मैम सेंटेंस में भी तो हमने पढ़ रखा है कि सेंटेंस भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। बिल्कुल, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट सेंटेंस का डिफरेंस ये है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होने के साथ साथ हमें क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। बट क्लॉज के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब समझते हैं कि क्लॉज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मैंडेटरी है। यानी कि कभी भी कोई सेंटेंस बनेगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो होगा। अब जैसे एग्जांपल, वी ईट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, राम प्लेस। अब आप कहोगे कि मैम ये तो सेंटेंस ही है। हाँ, ये सेंटेंस ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो वी एक सब्जेक्ट है, इट एक वर्ब है। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो जब इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा तो ये कंप्लीट सेंस दे देगा। यानी कि कंप्लीट ये सेंस जब देगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अभी ये क्या है कि ये मीनिंगफुल तो है, मीनिंगफुल है, हम लोग खाते हैं, मीनिंगफुल है, बट क्या खाते हैं ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब है कि क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है उसमें, वर्ब होता है उसमें, और बहुत सारे क्लॉज जो है यानी कि मैनी ऑफ क्लॉज जो है वो आपस में जुड़कर बनाते हैं सेंटेंस को। यही डिफरेंस होता है सेंटेंस और क्लॉज में। जब आप एक बार क्लॉज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ क्लॉज होता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉज जो है वो आपस में मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि हम लोगों को क्या समझना है कि क्लॉज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लिखा है, आई रिमेम्बर व्हाट यू गिव मी यस्टरडे। अब ये देखने से लग रहा है ना कि ये तो भाई अपने आप में कंप्लीट है। आई रिमेम्बर ये तो सेंटेंस हो गया, यू गिव मी यस्टरडे ये भी सेंटेंस हो गया। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आई रिमेम्बर में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यहाँ पे भी यू में सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, यानी कि दो अलग अलग क्लॉज जो है वो आपस में मिलकर एक सेंटेंस बनाए हैं, आई रिमेम्बर व्हाट यू गिव मी यस्टरडे, कि मुझे याद है कि कल तुमने मुझे क्या दिया था। अब यदि बोल दे कि मुझे याद है तो क्या याद है, कुछ तो पता नहीं चल रहा, यानी कि ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। दिखने में लग रहा है कि ये कंप्लीट है बिकॉज इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। जब इसके आगे का सेंटेंस इसमें जुड़ गया तब ये कंप्लीट बन गया। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग, दो ही क्यों बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्लॉज आपस में मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब आते हैं टाइप्स
ऑफ क्लाउज पे। तो टाइप्स ऑफ क्लाउज क्या है, तो वो दो मेनली होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है स्वतंत्रता, यानी कि जब जो क्लाउज हमें मिल रहा है वो उसके सब्जेक्ट वर्ब अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। यानी कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल की हेल्प से। जैसे अगर कहते हैं द है तो द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि प्लैनेट क्या है, तो वो सन के चारों ओर घूमता है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है ना, इसको जानने के लिए हमें कुछ और की तो जरूरत नहीं पड़ी, हम एक ही में समझ गए कि हाँ क्या है भैया, तो हमारा प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। अब क्या इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका दूसरा एग्जांपल भी है। जैसे अगर बोले माय ब्रदर लिव्स इन रांची, मेरा भाई जो है वो रांची में रहता है, तो इसमें जो है वो एक ही सब्जेक्ट है मेरा भाई, दूसरा जो अगर रांची में रहता है तो रहना एक ही वर्ब है, तो एक ही सब्जेक्ट और वर्ब से ये क्लाउज बना और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे दिया कि मेरा भाई कहाँ रहता है, तो रांची में। अब अगर पहले वाले एग्जांपल पे देखें तो क्या था, द प्लैनेट, प्लैनेट क्या है, तो सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स क्या है, तो वो वर्ब है, यानी कि वो सब्जेक्ट और वर्ब एक ही है और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ही होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे दे, अपने आप में जो है वो पूरा सेंटेंस जो है अपना रिव्यू दे दे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना था कि इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब होता है स्वतंत्र वाक्य, यानी कि वो अपने आप में जो है क्लाउज जो है वो कंप्लीट है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यदि हम डिपेंडेंट क्लाउज को समझे। डिपेंड क्लाउज क्या होता है, तो डिपेंडेंसी, डिपेंड मतलब क्या होता है, दूसरे पे आश्रित होना, यानी कि एक क्लाउज को अपनी कंप्लीट मीनिंग को देने के लिए उसको जो है वो किसी दूसरे क्लाउज का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जब वो दूसरे क्लाउज का सहारा ले रहा है मतलब वो क्या है, तो वो डिपेंडेंट क्लाउज है। तो डिपेंडेंट क्लाउज का भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर कहते हैं हु इज इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है, अब कौन इंटेलिजेंट है ये तो पता नहीं, विच लिव्स इन मुंबई, अब जो मुंबई में रहता है, अब मुंबई में क्या रहता है, कौन सा चीज रहता है ये हमें पता नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक अलग क्लाउज की जरूरत है, तो वही कहलाती है। मेनली 3 टाइप होते हैं, पहला होता है नाउन क्लाउज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लाउज, जिसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अब नाउन क्लाउज क्या होता है, तो नाउन क्लाउज का मतलब होता है जिसमें नाउन आए। अब नाउन को क्या समझाया जा सकता है, क्या बिल्कुल समझाया जा सकता है। नाउन क्या है, तो नेम है, कुछ भी चीज का नेम ले लीजिए आप, किसी पर्सन का नेम लीजिए, प्लेस का नेम लीजिए, थिंग्स का नाम लीजिए, सब क्या है, तो नाउन है। तो नाउन क्लाउज क्या है, तो दैट एक्ट एज अ नाउन, जो कि क्लाउज में नाउन की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे वो नाउन क्लाउज होगा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे लिखा है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मैं क्या विश्वास करता हूँ पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या दे रहा है आगे, दैट आई विल पास द टेस्ट, कि मैं क्या कर लूंगा, तो मैं टेस्ट को पास कर लूंगा। जी अब ये जो है वो कंप्लीट हुआ है कि मैं क्या विश्वास करता हूँ, आई विल पास द टेस्ट, मैं टेस्ट को पास कर लूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आई विल पास द टेस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई बिलीव पे, कि मुझे विश्वास है। ये सेंटेंस, ये क्लॉज जो है कब क्लियर हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं आगे आई विल पास द टेस्ट। तो यही क्या हो गया, तो यही क्या हो गया, यही हो गया डिपेंडेंट क्लाउज। कहने का मतलब है कि आई विल पास द टेस्ट इस पे डिपेंड कर रहा है आई बिलीव पे, कि आई बिलीव जो है वो तभी कंप्लीट होगा जब उसके आगे जो है एक और क्लॉज लगेगा। तो ये क्लॉज जो लगने वाला है यही है डिपेंडेंट क्लॉज, और साथ ही साथ इसमें जो है वो नाउन भी बता रहा है। आई क्या है, तो मैं के बारे में बता रहा है, यानी नाउन को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डू यू नो व्हाट द वेदर। अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या जानते हो भैया, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब ये जो है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अब इसके कंप्लीट होना किस पे निर्भर कर रहा है, व्हाट द वेदर, कि वेदर क्या है। तो यहाँ पे द वेदर जो हो गया वो क्या है, तो डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये जो है अपने आप में कंप्लीट ना होकर डू यू नो के साथ मिलकर जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट है और साथ ही साथ द वेदर नाउन भी है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज। तो ये होता है नाउन क्लॉज।
आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता, किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है वर्ड, उसी को लिया जाता है एडजेक्टिव क्लॉज में। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो क्या, डिपेंडेंट क्लॉज है ना, यानी कि हमें वैसे क्लॉज को ढूंढना होगा जो डिपेंड भी करता हो और एडजेक्टिव भी हो। जैसे एग्जांपल लिखा है द बॉय, यानी कि वह लड़का। अब वह लड़का क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, खड़ा है, आ रहा है, पता नहीं चल रहा, यानी कि इसको किसकी जरूरत है, तो एक और क्लॉज की जरूरत है। अब एक और क्लॉज क्या है, यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड रॉबरी, कि जो कहाँ खड़ा है, तो बस स्टॉप पे खड़ा देखा गया है, उसने क्या कमिट किया है, रॉबरी। तो रॉबरी यहाँ पर क्या है, यानी कि वो लड़का क्या है, तो वो रॉबर है। रॉबर होना क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की वजह से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। और यहाँ से हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड रॉबरी, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉय पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ना द बॉय पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा और ना ही हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यानी कि दो अलग अलग क्लॉज आपस में मिलकर इस पूरे का मीनिंग निकाल रहे हैं, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द बॉय पे। यानी डिपेंडेंट के साथ साथ एडजेक्टिव क्लॉज भी जो है वो यही कहलाएगा। अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज पे। एडवर्ब क्लॉज क्या है, तो एडवर्ब जिसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहने का मतलब क्या है कि एक जो काम हो रहा है उसका भी वो एडवर्ब बता रहा है, उसका भी वो उसको डिस्क्राइब करते हुए विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ लिखा है दैट एक्ट एज एन एडवर्ब, जो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करता है। एग्जांपल क्या दिया है, शी एंजॉय द पार्टी मोर देन यू डिड, कि उसने पार्टी तो एंजॉय किया, लेकिन कैसे किया, तो तुमसे ज्यादा किया। यानी कि यहाँ पर तुम जितना एंजॉय किए उससे ज्यादा वो एंजॉय की पार्टी को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू, कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत जाओ। तो यहाँ पर क्या है कि कहा गया कि उसके पसंद को डिस्क्राइब किया गया कि यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जाओ ही मत, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। अब मैं छोटी सी एक टिप्स दूं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में सबसे अच्छा ये है कि नाउन क्लॉज में बहुत सारे नाउन आ जाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज में बहुत सारे एडजेक्टिव आएंगी, एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारे एडवर्ब वर्ड होंगे, यानी उसकी विशेषता उसमें होगी, उसकी जो है वो क्वांटिटी उसमें होगी। जैसे कुछ एक्सरसाइज भी याद दिया है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है चूज द गिफ्ट फॉर whom एवर यू वांट, यानी कि उस गिफ्ट को चूज कर लो जिसको तुम जो है वो हमेशा से चाहते थे। तो यहाँ पे यू जो है ये क्या बता रहा है, एक नाउन को बता रहा है, यानी कि यहाँ पे नाउन की ज्यादा है क्वांटिटी, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रामा, यानी कि वो किताब जो कहाँ रखा है, तो टेबल पे रखा है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, राम से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे उस बुक की विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि वो बुक कहाँ रखा है, तो टेबल पे रखा है, यानी कि ये किसमें चला जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज में। नेक्स्ट है माय ग्रेटेस्ट असेट इज हार्ड वर्क, कि मेरा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, मेरी कड़ी मेहनत, यानी कि ये हार्ड वर्क क्या है, तो ये एक नाउन को डिनोट कर रहा है, यानी ये किस क्लॉज में जाएगा, तो नाउन क्लॉज में जाएगा। नेक्स्ट वी कैन स्विम इन द पूल as soon as we put on the plenty of sunscreen, तो as soon as क्या चला जाएगा, तो एडवर्ब है, यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे ट्रिक के बेस पर बहुत इजी वे में क्लासिफाई कर सकते हैं नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जिसको फिलअप की तरह एग्जाम में दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आने वाले एग्जाम के लिए। है he is for dash was right। अब इसमें क्या है,
ही सब्जेक्ट है, स्पॉट वर्ब है, देखने में लग रहा है कि अपने आप में कंप्लीट है, बट ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, ये निर्भर ही कर रहा है दूसरे पे। जब दूसरे पे निर्भर कर रहा है मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, डैश वाज राइट। अब डैश वाज राइट में हम क्या लिख सकते हैं कि उसने कहा कि क्या सही है, यही होगा ना। अब ऑप्शन एलिमिनेट करने की बारी। उसने कहा कि कब सही है, गलत हो गया। उसने कहा क्यों सही है, ये भी गलत हो गया। उसने कहा कैसे सही है, तो ये भी गलत हो गया। एक्चुअली में इसका क्या आ रहा है, सिंपल सा मीनिंग कि उसने क्या कहा, और जब क्या कहा आ गया तो क्या को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, व्हाट। नेक्स्ट है आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी। तो तब तक यानी कि क्या आया, टाइम आया। टाइम को हम लोग किससे लेंगे, व्हेन से लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो हमारे पास व्हेन ऑप्शन तो मिल ही रहा है, तो व्हेन हो जाएगा करेक्ट। अब दिया है आई एम नॉट श्योर दैट विल टीच अस इंग्लिश, कि मैं श्योर नहीं हूँ। क्या श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, ये तो अपने आप में लग रहा है इनकम्प्लीट सुनने में। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये क्या लगेगा कि कंप्लीट है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डिपेंड कर रहा है अगले सेंटेंस पे। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम नॉट श्योर दैट विल टीच अस इंग्लिश, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। तो ये जो कौन आ रहा है ना, इस कौन को हम लोग इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, हु से, यानी कि यहाँ पर जो है वो हु आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लीज टेल मी डैश टुक माय पेन, कृपया मुझे बताओ कि कौन मेरा पेन ले लिया। तो कौन मेरा पेन ले लिया, अब कौन को हम लोग इसमें किससे लेकर आएंगे, तो हु से लेकर आएंगे। हम बहुत बार गलती क्या कर देते हैं, हुज लिख देते हैं, बट एक बात समझो कि हु, हुज और हुम में बहुत डिफरेंस है। हु, हुज, हुम को अलग अलग प्लेस में लेते हैं। हु का मतलब कौन में होता है, हुज का मतलब होता है कि हम किसी के पोजीशन में है, किसी के पोजीशन वर्ड को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं कि प्लीज टेल मी हु टुक माय पेन, कि कृपया मुझे बताओ कि कौन मेरा पेन ले लिया है। क्या आपने मेरा पेन लिया है, नहीं ना। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो हु में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में छोटी छोटी ट्रिक के बेस पर बना सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ग्रामर से जुड़ी ऐसी ही छोटी छोटी सी ट्रिक आप तक पहुंचती रहे और आप आसानी से ग्रामर के क्वेश्चन को बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।